हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट गौरव शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे चैनल कानून और आप में। फ्रेंड्स, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, वो जान रहे हैं कि इस समय हम मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट सीरीज कर रहे हैं और लास्ट वीडियो जो हमने किया था वो था मेंटेनेंस फ्रॉम हस्बैंड कैसे सीख कर सकती हैं वो महिलाएं जो अपने पति द्वारा डिजर्ट कर दी गई। उस वीडियो को अपलोड करने के बाद से ही मुझे लगातार बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे हस्बैंड्स की तरफ से कि आपने वाइफ्स के फेवर का तो वीडियो बना दिया, अब हस्बैंड के भी फेवर का कोई वीडियो बनाइए कि हम मेंटेनेंस से कैसे बच सकते हैं। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने वीडियो में वो यही है कि अगर हस्बैंड्स मेंटेनेंस के केस में ऑपोजिट पार्टी बनाए जाते हैं तो वो मेंटेनेंस कैसे देने से बच सकते हैं। वैसे तो देखिए, ये एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी वाइफ्स को मेंटेन करें। इसीलिए जो वाइफ्स हैं, अगर वो पति द्वारा डिजर्ट कर दी जाती हैं, क्रूरल्टी का शिकार होती हैं, प्रताड़ना का शिकार होती हैं और घर से निकाल दी जाती हैं, तो मेंटेनेंस के केसेस में नॉर्मल देखा गया है कि फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस का अमाउंट जरूर बांधा जाता है। अब ये अमाउंट देने से हस्बैंड कैसे बच सकते हैं, या ये अमाउंट बंधने से पहले ही कैसे हस्बैंड केस को कंटेस्ट करके इस मेंटेनेंस के अमाउंट को देने से बच सकते हैं, यही हम आज के टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो उस सिनेरियो को डिस्कस करते हैं कि वाइफ ने मेंटेनेंस का केस दाखिल किया और उसमें ऑपोजिट पार्टी यानी कि हस्बैंड को मेंटेनेंस का केस लड़ने के लिए कोर्ट द्वारा सम्मन भेजा गया। उसमें एक डेट लिखी हुई है, हस्बैंड को डेट पर आना होता है, अपीयर होना पड़ता है और अपना जवाब लगाना पड़ता है। जवाब लगाने के बाद दोनों पार्टीज को सुनकर अगर कोई इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन फाइल की गई है वाइफ द्वारा तो उसका डिस्पोजल होता है, और अगर इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन नहीं फाइल की गई है वाइफ द्वारा तो केस को आगे बढ़ाया जाता है। एविडेंस वगैरह लेने के बाद फिर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और फिर आर्ग्यूमेंट के बाद ऑर्डर पारित किया जाता है फैमिली कोर्ट द्वारा। अब अगर इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन वाइफ द्वारा फाइल की गई है तो सबसे पहले हस्बैंड को अपीयर होने के बाद उसका ऑब्जेक्शन लगाना है। ऑब्जेक्शन लगाने के साथ ही जो हम सलाह देते हैं हस्बैंड्स को, अगर हमें काउंसलिंग के बाद इस तरह का एहसास होता है कि हस्बैंड से अगर कोई गलती हुई भी थी और उसको पछतावा है, या कोई गलती की ही नहीं थी, वाइफ ने झूठा ही आरोप लगा दिया है, तो हम अपने क्लाइंट्स को ये सलाह देते हैं और आपको भी मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहला अप्रोच मीडिएशन का ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि मीडिएशन से सुप्रीम कोर्ट का भी यही मंशा है कि मीडिएशन करके जो शादी टूटने वाली है, जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स अकर हो गए हैं हस्बैंड और वाइफ के बीच में, उनको किसी ना किसी तरह रिजॉल्व कर लिया जाए। तो हस्बैंड्स अपीयर होने के बाद कोशिश करें कि अपनी वाइफ से बात करें। अब इस तरीके से अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को अप्रोच करेगा, मनमुटाव होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियां होती हैं आपस में दोनों के बीच, तो हो सकता है कि वो एक विवाद में तब्दील हो जाए। इसीलिए हर फैमिली कोर्ट में एक मीडिएशन सेंटर बनाया गया है। वहाँ पे लर्नड मीडिएटर्स होते हैं, ट्रेंड मीडिएटर्स होते हैं, जिनको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में ट्रेनिंग दी जाती है। तो सबसे पहले हस्बैंड को करना है, अपीयर होने के बाद केस में एक एप्लीकेशन दें जहां पर वो अपनी शादी को बचाना चाहते हैं, कि आप एक एप्लीकेशन दें कि भाई मेरी वाइफ से ऐसा ऐसा करके एक डिस्प्यूट हो गया था, हम उस डिस्प्यूट से आहत हैं और इस डिस्प्यूट को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए मेरी वाइफ से मेरा मीडिएशन करवा दिया जाए और मीडिएशन के बाद हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं, या मैं अपनी वाइफ को अपने साथ रखना चाहता हूं और पूरी तरीके से पति धर्म का पालन करना चाहता हूं। इस एप्लीकेशन के बाद ऑनरेबल कोर्ट, जो फैमिली कोर्ट है, वो इस केस को मीडिएशन में भेज देगी और वहां पर आपके पास पूरे चांसेस हैं कि आप अपनी वाइफ द्वारा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करा लें और मेंटेनेंस अलग से देने से बच जाएं। देखिए, नॉर्मली होता क्या है, जब वाइफ साथ में होती हैं तो वो घर की मालकिन होती हैं, पति जो भी कमाता है उस पर उनका हक होता है, परंतु वो मेंटेनेंस नहीं कहलाता है, वो हस्बैंड और वाइफ की दोनों की ही इनकम कहलाती है। वाइफ को घर चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, हस्बैंड को घर चलाने के लिए पैसा कमाना होता है, तो इसे मेंटेनेंस नहीं कहा जाता है। इसलिए आप साथ में अगर रह रहे हैं तो कोई भी मेंटेनेंस की धनराशि आपको नहीं देनी है, सिर्फ घर चलाने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो आप लोगों को शेयर करना है। परंतु अगर मान लीजिए डिस्प्यूट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि मेंटेनेंस के कोई चांसेस ही नहीं है, तो फिर आप तब भी एक नोटिस द्वारा अपनी वाइफ को घर आकर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की सलाह दे सकते हैं।
आप किसी अपने जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के अच्छे लॉयर हैं उनसे इस नोटिस को ड्राफ्ट करा सकते हैं और वाइफ के पते पर भेज सकते हैं, या कोर्ट में ही आप उनको अपने साथ रहने के लिए अपनी एप्लीकेशन एक दे सकते हैं कि इनसे कहा जाए कि इस डिस्प्यूट को खत्म करें और हमारे साथ रहें। अब इस नोटिस के जवाब पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर वाइफ जानबूझकर डिस्प्यूट आगे बढ़ाना चाहती हैं, मतलब वो साथ रहना नहीं चाहती हैं और साथ रहने का वो कोई कारण भी नहीं बता पा रही हैं कि क्यों नहीं रहना चाहती हैं, तब वो मेंटेनेंस की अधिकारिणी नहीं रह जाती हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन कैट ऑफ केसेस में इस बात को एक्सप्लेन किया है कि वाइफ अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। एक मैट्रिमोनियल जो रिलेशन होता है वो वाइफ के अकेले का नहीं होता है, हस्बैंड के अकेले का नहीं होता है। इसमें दो लोग उस मैट्रिमोनियल रिलेशन को शेयर करते हैं और दोनों ही लोगों को आपसी सामंजस्य बनाकर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर साथ में रहने की एक कोशिश करनी चाहिए। तो अगर आपकी हस्बैंड की एप्लीकेशन देने के बावजूद कि भाई हम तैयार हैं, जो भी गलती अगर हुई है या नहीं हुई है या जो भी डिस्प्यूट हुआ था, हम उसके लिए साथ में बैठकर बातचीत करना चाहते हैं और आप उस डिस्प्यूट को खत्म करें और हमारे साथ चलकर हमारे घर पर रहें, पत्नी धर्म का आप पालन करें, पति धर्म का हम पालन करें, जिससे कि हमारे परिवार भी सुख से रहें, हम भी सुखी रहें और अगर बच्चे हैं तो बच्चों को भी भविष्य खराब ना हो। अगर इस तरह की एप्लीकेशन को वाइफ के द्वारा नकारात्मक तरीके से ठुकरा दिया जाता है और कोई भी रेजोल्यूशन नहीं निकाला जाता है और माननीय न्यायालय के समक्ष ये भी नहीं एक्सप्लेन किया जाता है कि वो क्यों अपने दाम्पत्य जीवन को फिर से सुचारू रूप से नहीं चलाना चाहती हैं, तो हस्बैंड्स के लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है कि वो जो मेंटेनेंस की धनराशि वाइफ क्लेम कर रही हैं उससे बच सके, क्योंकि मेंटेनेंस के लॉज ही यही कहते हैं कि हस्बैंड और वाइफ को किसी भी तरीके से अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लेना चाहिए। अगर हस्बैंड द्वारा गलती हुई है तो माफी मांग लें, डिस्प्यूट्स को खत्म करें और साथ रहें। वाइफ के द्वारा अगर कोई झूठा आरोप लगाया जा रहा है तो वाइफ उस आरोप को वापस लें और साथ में रहकर अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करें। इस चीज की इजाजत ना ही हस्बैंड को मिलती है और ना ही वाइफ को कि अपने मनमाने तरीके से डिस्प्यूट को कैरी ऑन करते रहें और डिस्प्यूट को चलाते रहें और साथ ना रहकर दोनों ही परिवारों के जिंदगी को बर्बाद करें, अपनी जिंदगी को बर्बाद करें, अगर कोई बच्चे हैं तो उनकी जिंदगी को बर्बाद करें। इसलिए वाइफ को ये लिबर्टी नहीं है कि एक हस्बैंड माफी मांग रहा है और वो अपनी गलती मान रहा है तब भी उसके साथ रहने से मना करें और बगैर किसी कारण अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वहन न करें। अब दूसरा सिनारियो ये आता है कि उन केसेस में जिसमें हस्बैंड को नोटिस मिलने से पहले ही फैमिली कोर्ट ने मेंटेनेंस की कोई ना कोई धनराशि बांध दी। अब अगर ऐसा केस है और नोटिस मिला है, हस्बैंड अपीयर हो रहे हैं, देख रहे हैं कि पहले से कोई ऑर्डर पास हो चुका है इंटरिम मेंटेनेंस का कि दौरान मुकदमा इतना इतना रुपया वाइफ को हर महीने दिलाया जाए हस्बैंड से, तो हस्बैंड के पास सबसे पहली रेमेडी होती है कि वो अपीयर हो और उस ऑर्डर को चैलेंज करें उसी कोर्ट में। सेक्शन 146 ऑफ BNSS जो नया वाला एक्ट आया है, जो सीआरपीसी को रिप्लेस कर रहा है। सीआरपीसी में इसी की धारा सेक्शन 127 सीआरपीसी हुआ करती थी, परंतु अब चूंकि नया BNSS एक्ट आ गया है और नया 1 जुलाई 2024 से वो लागू भी हो चुका है ऑल ओवर इंडिया, इसलिए मैं आपको नई धारा बता दे रहा हूं। सेक्शन 146 ऑफ BNSS में पति के पास रेमेडी है कि वो एप्लीकेशन फाइल करे और इस अलाउंस को, इस मेंटेनेंस को सेक्शन 146 ऑफ BNSS तथा उसको खारिज कराकर वापस से मुकदमे को लड़ें और ये साबित करें कि आप अपना बोनाफाइडी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, आप अपनी पति के साथ रेजोल्यूशन खत्म करना चाहते हैं, या पत्नी ने आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हुए ये मुकदमा फाइल किया है। आपने किसी भी तरीके से पत्नी को डिजर्ट नहीं किया था, आपने उन्हें कभी प्रताड़ना नहीं दी, आपने उन्हें निकाला नहीं अपने घर से, वो स्वयं आपका घर छोड़कर गई थी, इसीलिए वो मेंटेनेंस की अधिकारिणी नहीं है। जब आप ये एप्लीकेशन फाइल करते तो उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ऑपोजिट पार्टी, मतलब उस समय तो उस एप्लीकेशन की ऑपोजिट पार्टी पत्नी होती हैं, उनसे ऑब्जेक्शन सीक करती हैं। फिर ऑब्जेक्शन के बाद दोनों पक्ष उस एप्लीकेशन पर आर्ग्यूमेंट करते हैं और अगर आपकी एप्लीकेशन में दिए गए तथ्यों को और ऑब्जेक्शन के दिए तथ्यों को
ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल फैमिली कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये मेंटेनेंस की धनराशि तो गलत बन गई थी, तो वो उस मेंटेनेंस की धनराशि को कैंसिल भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको पूरी तरीके से अपना बोनाफाइड एस्टैब्लिश करना है और ये साबित करना है कि किसी भी तरीके का कोई मेंटेनेंस की घटना, किसी भी तरीके की प्रताड़ना, किसी भी तरीके का डिजर्शन आपकी तरफ से नहीं हुआ है और आप अपनी दाम्पत्य जीवन को, अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी मैट्रिमोनियल ड्यूटीज को आज भी निभाना चाहते हैं और आप किसी भी तरीके के डिस्प्यूट को खत्म कर देना चाहते हैं। आपको यह भी साबित करना होगा, जिन केसेस में पत्नी ने झूठा आरोप लगाया है, कि ये आरोप झूठे हैं और किसी भी तरीके से पत्नी के आरोप एविडेंस द्वारा साबित नहीं किए जा सकते। उन्होंने मनगढ़ंत कहानियां बनाई हैं सिर्फ मेंटेनेंस की धनराशि को सीक करने के लिए। मेंटेनेंस के केस में कुछ चीजें और भी ध्यान करने वाली हैं। कई बार ऐसा होता है कि वाइफ्स जो रजनीश बनाम नेहा वाला एसेट डिक्लेरेशन वाला एफिडेविट जो उन्हें फाइल करना होता है, उसमें कई बार बहुत सारी चीजें गलत लिखा देती हैं। जो भी अगर झूठ पर मुकदमा आधारित किया गया है तो इस एफिडेविट में भी झूठ जरूर लिखाएंगे। उन चीजों को भी आपको कोर्ट के सामने लाना है कि इस तरीके से झूठ लिखाकर उन्होंने ये मेंटेनेंस की धनराशि सीक कर ली है, इसीलिए वो इस मेंटेनेंस की राशि की अधिकारिणी नहीं है और आदेशित किया जाए कि वो सही एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म एफिडेविट कोर्ट में फाइल करें, जिससे कि ये सही तरीके से पता चल पाए कि असल में उनको कितनी मेंटेनेंस दिया जाना न्यायोचित होगा या मेंटेनेंस नहीं दिया जाना न्यायोचित होगा। इस संबंध में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं जरूर बताना चाहूंगा वीडियो अंत करने से पहले, कि जब भी हस्बैंड को मेंटेनेंस के केस में किसी भी तरीके का सम्मन प्राप्त हो तो कृपया उसे कभी भी इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर मेंटेनेंस की धनराशि वाइफ द्वारा सीक की जाती है, फैमिली कोर्ट द्वारा मेंटेनेंस की कोई भी धनराशि बांध दी गई है और आप उस मुकदमे में अपीयर नहीं भी होंगे, तब भी कोर्ट को ये पावर है कि आपके खिलाफ रिकवरी वारंट जारी करके उस धनराशि को आपसे वसूल करा लिया जाए। अगर आप रिकवरी वारंट जारी होने के बाद भी अपीयर नहीं होते हैं तो कोर्ट को पूरी तरीके से पावर है कि आपके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी करके आपको अरेस्ट कराकर कोर्ट में हाजिर किया जाए और उस धनराशि को वसूल किया जाए। उस केस में, जिस केस में आप उस धनराशि को देने से मना करते हैं या जानबूझकर धनराशि नहीं देते हैं, तो आपके खिलाफ कोर्ट एक्शन ले सकती है और आपको माननीय न्यायालय से ही सीधे जेल भेजा जा सकता है 30 दिनों के लिए। इसीलिए इस नोटिस को कभी भी इग्नोर ना करें और मेंटेनेंस के केस में जरूर अपीयर हों और अपना पक्ष जरूर रखें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर वाइफ झूठे तथ्यों पर आधारित करके मुकदमा फाइल करती हैं तब भी उनको कोर्ट की तरफ से और न्यायालय की तरफ से और कानून की तरफ से अनड्यू एडवांटेज मिलेगा। कोर्ट में अगर झूठ बोलकर मुकदमे फाइल किए गए हैं, गलत तथ्यों पर मुकदमे फाइल किए गए हैं, तो हस्बैंड का पक्ष भी जरूर सुना जाता है। जो भी न्यायोचित होता है वो फैसला सुनाया जाता है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर कमेंट्स में लिखने के बाद भी आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। 7 बजे से 9 बजे तक मैं कॉल सारी पिक करता हूं। जब ज्यादा कॉल्स होती हैं तो मेरे असिस्टेंट्स कॉल उठाते हैं और आपको एक समय बता देते हैं कि इस समय आप कॉल पर बात करके मुझसे सोल्यूशन ले सकते हैं। ये हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमें सारे कॉल्स को उठाना है, सारे व्यूअर्स को जवाब देना है, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड ना रह जाए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। सो आई प्रॉमिस यू टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आई विल टेक योर लीव। योर्स लीगली, एडवोकेट गौरव शुक्ला।